साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम स्टे दिया है वक्फ बोर्ड को लेकर के, वो ये तय करता है देश के अंदर कि सरकार की मंशा इस वक्फ बिल को लाने में जो इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, वो ठीक नहीं थी और वो संवैधानिक तरीके से गलत थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुना और हम जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं याचिकाएं, वो इसीलिए गए हैं, ठीक है बहुमत से पास हो गया, इसीलिए गए हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो आर्टिकल 25 था उसका उल्लंघन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, अभी तक तो माना ही है कि अंतरिम स्टे टाइप का एक दिया है कि भाई इसमें कलेक्टर की नियुक्ति ना हो, कोई अधिकारी की नियुक्ति ना हो, बायलॉज इसमें चेंज ना हो, अभी इसमें जो ज़मीनों में जो जैसे है वैसे ही बना रहे, किसी तरीके का कुछ ना हो जब तक अगली सुनवाई ना हो जाए। तो नेचुरल है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा कैंसिल कर देती। नहीं, आप मुसलमान हैं या आप सरकार कह रही है मुसलमानों की भलाई के लिए कानून है, जो तबके लोग थे, जो गरीब थे, जो मजलूम थे, जिस तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, उन तमाम लोगों तक इस कानून के तहत सुविधाएं पहुंची। सरकार की इसी बात से हमें डर लगता है केवल, जब सरकार कहती है हम मुसलमानों का भला सोच रहे हैं। सरकार की कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है मुस्लिम, सरकार के दोनों सदनों के अंदर एक भी सदस्य नहीं है सरकारी पार्टी के मोदी के जो मुस्लिम हो। सरकार अपने उम्मीदवारों में, पार्लियामेंट के 443 उम्मीदवार में एक भी उम्मीदवार मुसलमान को नहीं बनाती है। सरकार कहीं भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देती है। और उसके बाद सरकार का जो मुखिया है वो मंच पे से खड़ा होकर के जब ये बोलता है कि दंगाइयों को कपड़े से पहचाना जा सकता है, अगर हम हार गए तो मुसलमान तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र चुरा करके लेके भाग जाएंगे, अगर हम हार गए, विपक्ष जीत गया तो मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी लड़कियों को लेके भाग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी की बोली है। इन सब चीज़ों के बाद और जब अल्पसंख्यक आयोग को खान मार्केट से हटा करके सीआईसिफ की बिल्डिंग में एनआईए के दफ्तर के सामने बंधक बना करके उसको रख दिया जाता है, मुसलमानों के आयोग को जो न्याय मिलेगा, और जब सदस्य जो हैं उसके वैकेंट हैं अल्पसंख्यक आयोग के, जो मुसलमानों को न्याय देने के लिए आयोग बना हुआ है, तब जाकर के जब सरकारी पार्टी नरेंद्र मोदी कहते हैं और उनके सदस्य कहते हैं कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो मुसलमान डर जाता है, ठिठुर जाता है। क्योंकि सीता माँ का हरण रावण ने सीता माँ के अपना होने के बताकर ही किया था। हरण जो सीता माँ का हुआ था वो साधु के भेष में आया था, भारतीय संस्कृति के भेष में आया था, और सीता माँ को लगा था कि हमारा है और हमारे फायदे के लिए आया है, तब सीता माँ झांसे में आई थी और उनका हरण कर लिया गया था। आप जैसे लोग जो हैं जो विरोध कर रहे हैं, कई ऐसे पार्टी हैं जो विरोध कर रही है, हजारों वकील विरोध कर रहे हैं, क्या वाकई में सरकार जो है अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोच रही है? सरकार अल्पसंख्यक के बारे में सोचती है केवल वोट लेने के लिए, क्योंकि देश के अंदर मुस्लिम, अल्पसंख्यकों में भी हटा दूं, इसको आप अल्पसंख्यक ले रहे हैं, देश के मुस्लिमों को परेशान ले करके, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती आई है। इसीलिए देश के जो जनहित के मुद्दे हैं, पेट्रोल की महंगाई है, अमेरिका से जो जो हमारे लोग गए थे उनको हथकड़ियों में जकड़ करके यहाँ भेजा गया, ये सारे मुद्दे, नौकरियों के मुद्दे, संबल का दंगा और घुसपैठ का वो, और उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार। वाराणसी के अंदर 23 लोग कई दिन तक गैंग रेप करते हैं, कई दिन तक प्रधानमंत्री के यहाँ वो हाथरस की बेटी, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, ये सारे दंगे, सुन तो लीजिए, ये सारे दंगे को दबाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी चीजें, वक्फ जैसी चीजें ला करके इन सब चीजों को सरकार दबाती है। सरकार तो कह रही है, यहाँ किरण रिजिजू साहब जो अल्पसंख्यक मंत्री है वो तो कह रहे हैं जो मुसलमान भाइयों को हम आगे ले जाएंगे, इसलिए ये कानून में बदलाव होना जरूरी है, ये बिल लागू होना जरूरी है जो हम लागू कर रहे हैं। के रिजिजू से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार आई थी ये हिंदुओं को फायदा देने के लिए आई थी या मुसलमानों को फायदा देने के लिए आई थी? ये सरकार जो आई थी इसका मेन एजेंडा क्या था? हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जो अभी तक नहीं हुआ। ये जो सरकार आई थी ये कह के आई थी कि हम गंगा की सुरक्षा करेंगे, गंगा को स्वच्छ करेंगे, जो अब तक नहीं हुई। ये जो सरकार आई थी इसलिए आई थी हम गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ। ये जो सरकार आई थी इसलिए आई थी पूरे देश से गौमांस पे प्रतिबंध लगाएंगे, गो हत्या पे बैन करेंगे, जो अब तक नहीं आया। और खुद भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टेड साधु संत अब भी देश के अंदर पदयात्रा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं,
दौड़ कर रहे हैं कि गाय का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। गोवा के अंदर ये कहते हैं कि हम बीफ का मांस को बढ़ाएंगे, और उसके बाद पूरे देश के अंदर जब चुनाव आते हैं ये कहते हैं मुसलमान गाय को काटता है। तो मैं के रिजिजू से ये पूछना चाहता हूं, जो हिंदुओं की सुरक्षा के दंगे वो थे मुद्दे, वो कहां गए? इन्होंने मुसलमान के लिए 3 तलाक का बिल लाए। उन हिंदू बहन बेटियों का क्या होगा जो बिना तलाक के अपने घर बैठी हैं और आज तक ये चाहती कि हम प्रधानमंत्री आवास में अपने पति के साथ आकर के रहें? उनकी सुरक्षा की बात कौन करेगा? हिंदू बेटियों के 3 तलाक जो लटके हुए हैं कोर्ट के अंदर और धक्के खा रहे हैं, दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, उनकी बात कौन करेगा? हिंदुओं के न्याय की बात कौन करेगा? उन बेरोजगार हिंदू बेटों की बात कौन करेगा जिनके पर्चे नीट के लीक करा दिए गए, जिनकी पुलिस की वैकेंसी लीक करा दी गई, पर्चे लीक करा दिए गए? उनकी बात कौन करेगा जिनके अगर पर्चे हो गए, इम्तिहान हो गए तो हाई कोर्ट के माध्यम से उनके रिजल्ट को रोक दिया गया? इसमें गलत सबसे बड़ी गलत बात यह है कि ये बिल जो था, ये वक्फ जो है मुसलमानों का है, और मुसलमान अल्लाह के नाम पे अपनी संपत्ति को दान करता है, और वो संपत्ति का रखरखाव मुसलमान करता है। इसमें क्या जरूरत पड़ी कि हम कलेक्टर को यानी हिंदुओं को इस बोर्ड के अंदर दाखिल करेंगे? क्यों करेंगे? वक्फ बोर्ड क्या सरकार के अंदर नहीं आता है? वक्फ बोर्ड क्या भारत के अंदर नहीं आता है? भारत के अंदर आता है, सरकार के अंदर आता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि बिहार कंटोनमेंट बोर्ड किसके अंदर आता है? किसके अंदर आता? के रिजिजू क्या उसमें सदस्य बन जाएंगे? उसमें साफ लिखा हुआ है। कई हमारे यहाँ हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट ऐसे हैं जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हिंदुओं के अलावा कोई नहीं बन सकता। यानी काशी के अंदर काशी विश्वनाथ जो एक ट्रस्ट है, उसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया प्रधानमंत्री उसका सदस्य होता है, लेकिन उसमें साफ लिख दिया किसी वजह से मुसलमान प्रधानमंत्री बन गया तो बोर्ड का सदस्य नहीं होगा, ये तक लिख दिया गया। तो हम जब दूसरे के सदस्य में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, दूसरे के बोर्डों में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, हम उसकी मांग नहीं उठा रहे, तो हमारे यहाँ क्यों कर रहे हो? कहा जा रहा है जो वक्फ के नाम पर भू माफिया चलाया जा रहा है। वक्फ के नाम पर भू माफिया ये कह रहे हैं ना। 12 साल से इस कानून के तहत जो वक्फ की संपत्ति पे काबिज है वो मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इंटीरियर किसकी जमीन पे बना हुआ है? किस पे मुकदमा चल रहा है? कितने साल से बैठा हुआ है? इस बिल के इंप्लीमेंट होती है ऑटोमेटिक वो मालिक बन जाएगा जो वक्फ की मुसलमानों की जमीन पे बैठा हुआ है। ये सारा का सारा मुसलमानों की जमीन को छीन करके, और सुनिए, बौद्ध मठों को भी छीना जाएगा, सिखों के गुरुद्वारों को भी छीना जाएगा। वजह क्यों? सरकार कर्जे में लदी हुई है, सरकार के पास अर्निंग ऑफ सोर्स नहीं है, सरकार का रुपए की कीमत रात दिन गिरती जा रही है। अब सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ चाहिए? उसकी निगाह पड़ गई है जमीनों के ऊपर, क्योंकि खून मुंह लगा हुआ है। अब कहाँ से आएगा? कि वक्फ के पास बहुत बड़ी संपत्ति है, तुम्हारे बाप की ये संपत्ति मुसलमानों ने दी है? नरेंद्र मोदी जी रात को 2 बजे वक्फ का बिल पास करते हैं और सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश के सारे अधिकारियों के पास सर्कुलर पहुंच जाता है कि जितनी संपत्ति विवादित है सबको छीन लिया जाए। इतनी जल्दी किस बात की? मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि हमें 1 करोड़ में लाया गया है इस कानून को लाने के लिए। क्या लाया गया? मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है, करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल, इस देश के अंदर 2 नैरेटिव पैदा किए जा रहे हैं टेलीविजन डिबेट के अंदर। एक पहला नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि इस बिल के समर्थन में पसमानदा 80% मुसलमान हैं जिनको हम उत्थान करेंगे, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और इस बिल के समर्थन में, इस बिल के विरोध में 80% मुसलमान हैं और इस बिल के समर्थन में 20% अशरफ मुसलमान हैं जो बड़े पठान सैयद मुसलमान हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ और आपके ऊपर भी खड़ा कर रहा हूँ, जिस तरीके से इस बिल के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं और भीड़ इकट्ठी है, एक वीडियो, एक विजुअल मुझे ला दो जो इस बिल के समर्थन में कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही हो। 10-15 महिलाएं दिखाई देती है और वो फिर उनसे पूछते हैं, आप जैसे यूट्यूब वाले, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आप सच्चाई दिखा रहे हैं। किस लिए आए हो? महंगाई के लिए आया हूं। हाँ, कल 15-20 मुसलमान, सफ़ेद पैसे वाले धनाढ़ मुसलमान जरूर आए मोदी जी को धन्यवाद करने। बोहरा मुसलमान जिनको मुसलमानों ने अपने रिलीजन से निकाला हुआ है, उनका मुसलमानों में कोई अस्तित्व नहीं है, ना मुसलमान उन्हें मानता, ना वो मुसलमान की सरिया में आते हैं, वो जरूर आए मोदी जी को कहने। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, तो ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि 80% मुसलमान इसके समर्थन में है, मुझे 80% एक भी पसमानदा, कल एक न्यूज़ 24 का राजीव रंजन, माहौल क्या है मैं गया पिलखवा, एक भी पसमानदा मुसलमान हथकरघा करने वाले ने ये नहीं कहा हम इस बिल के समर्थन में। उन्होंने कहा मोदी जी से हम चाहते हैं ये बिल ना आए। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि उनको 1 करोड़। मोदी जी सरासर लेकर के 2000
2013 से और आज तक झूठ बोल रहे हैं। और मोदी जी का झूठ एक नहीं है, मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या कहूं, इस देश की जनता को समझना चाहिए। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट बरगला रही है, वो मुसलमानों को झूठ बोल रही है और मुसलमान उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। मुसलमान छोड़ दीजिए, क्या किसान ने उनकी बात पे यकीन किया? यकीन किया उस किसान ने? किसान के लिए भी तो बिल लाए थे। ये कहते किसान को आसमान में पहुंचा देंगे, इंद्रदेव के पास जाके बैठेगा, ताजमहल पे बैठेगा, उनकी जमीन सोना उगलेगी। किसानों ने कह दिया नहीं चाहिए। आप वो कमीज हमें क्यों पहनाना चाहते हो जिस कमीज को हम पहनते ही नहीं और जिस कमीज को हम पसंद ही नहीं करते? वो कमीज हमें क्यों पहनाना चाहते हो? वो बिल हमें क्यों देना चाहते हो जिस बिल से हम ये कहते हैं हमारा फायदा ही नहीं? एक बात बताइए, हम भी तो भारतीय हैं, किसान भी तो भारतीय हैं। आखिर में माफी किसने मांगी? किसान बिल पे माफी किसने मांगी? मोदी जी ने मांगी। क्यों मांगी? किसान बिल ठीक नहीं था, उसमें तो हिंदू थे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, खरीदी हुई 100 रुपए पे, पिज्जा बर्गर पे, क्या क्या नहीं कहा गया, हिंदुओं को ही कहा गया। ठीक है। आपने जो बातें बता रहे हैं वो किसान हित में और किसानों के लिए आपने अपनी बातें रख दिया। सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, जो सड़क से लेकर संसद तक या संसद से लेकर सड़क तक जो वक्फ बिल का जो विरोध हो रहा है, क्या इसका किस तरह से और कैसा इफेक्ट पड़ेगा देश पर? देखिए, देश पे ऐसे मुद्दे लाना ठीक नहीं है जिससे देश में हिंसा फैले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस का नेताओं में ये वकालत कर रहा हूँ, देश में हिंसा किसी भी तरीके की ठीक नहीं और कांग्रेस पार्टी हिंसा की वकालत नहीं करती। हम गांधीवादी लोग हैं, चाहे वो किसी की सरकार हो, चाहे ममता की सरकार हो, चाहे नीतीश की सरकार हो, चाहे तेजस्वी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। अगर हिंसा कहीं हो रही है तो वो सरासर गलत हो रही है। हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा भारतीय, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का पहला दायित्व है कि हिंसा को रोकें, पहला दायित्व है। अगर आप सिर्फ वक्फ की हिंसा की बात करेंगे, मणिपुर की नहीं करेंगे, फिर न्याय कहां से मिलेगा? आप हिंदू बेटियों की बात करेंगे, मुस्लिम बेटियों की बात करेंगे, मणिपुर में कारगिल के सैनिकों की बेटियों के गुप्तांगों पर हाथ मार करके घुमाया जा रहा, उसकी बात कौन करेगा? हाथरस के अंदर बलात्कार किया हो गया, उसकी बात कौन करेगा? वाराणसी के अंदर बलात्कार किया गया, उनकी बात कौन करेगा? 5 संभल के अंदर इंसान मार दिए गए, उनकी बात कौन करेगा? है लखीमपुरी खीरी में मार दिए गए, उनकी बात कौन करेगा? फिर उसके बाद ये कहते हैं कि घुसपैठिए, ममता बुला रही है और आ रहे हैं।